हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिज और आज हम ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही इंटरफेरेंस बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो डिफाइन किया जाता है वेक्टर सम ऑफ ऑल वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट एट द इंस्टेंट। जब अगर किसी पॉइंट पे दो वेव या दो से ज़्यादा वेव्स मिल रही हैं तो उस समय जो उन सब का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वेक्टर सम करेंगे और वो होगा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक वेव है और उसके साथ साथ अगर दूसरी वेव आ रही है, एक दूसरे पे अगर वेव आ रही है, सुपर इम्पोज हो रही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन दोनों का एम्पलीट्यूड इनका वेक्टर सम होगा। सो जब इन दोनों के क्रेस्ट एंड थ्रो मिलेगा तो उस टाइम पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। एंड जब दोनों के क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिलेंगे देन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग थियोरेटिकली भी अभी मैथमेटिकली भी अभी देखते हैं। सो अगर दो वेव्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एक वेव है ए साइन ओमेगा टी एंड अनदर वेव इज द ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू हार्मोनिक्स। और ये यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लैक वाली एंड जो रेड वाली है उसके लिए इक्वेशन है एक्स टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सो यहाँ पे अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट को उठा करके देखूँ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, सो ब्लैक का एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और रेड का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ तक है इस पॉइंट पे। सो इस इंस्टेंट पॉइंट पे दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। सो इसको यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं। सिमिलरली हम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक का जो एम्पलीट्यूड है वही रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड रहेगा, बिकॉज रेड का एम्पलीट्यूड जीरो है। तो जहाँ जहाँ रेड का एम्पलीट्यूड जीरो है वहाँ पे सिर्फ ब्लैक का एम्पलीट्यूड लेंगे, और जहाँ जहाँ पे ब्लैक का एम्पलीट्यूड जीरो है वहाँ पे सिर्फ रेड का एम्पलीट्यूड लेंगे, और बाकी जगह पे दोनों का एम्पलीट्यूड हम लोग ऐड कर देंगे। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे हम लोग पॉइंट मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम। एंड यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे। सो और भी हम पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया एंड फाइनली हम लोग, और अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक वेव ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगी रिजल्टेंट वेव। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस इज द रिजल्टेंट वेव। और अगर यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता तो ये जो डॉटेड वेव बनाई है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता। अब हम इंटरफेरेंस को स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन अगर हम देना चाहें, so interference is a phenomena of modification in distribution of energy due to superposition of two or more number of waves is known as interference. So interference को समझने के लिए वही हम लोग टू हार्मोनिक वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं। उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है एंड फेज आर प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम। तो एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंट है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम लोग सेम ले लेते हैं। दो वेव्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, y1 is equals to a sin omega t and y2 is equals to b sin omega t plus 5। दोनों वेव्स हैं y1 and y2 according to superposition principle the displacement will be addition of these two, so y is equals to y1 plus y2। y1 का वैल्यू डाल दिया, y2 का वैल्यू डाल दिया। इस साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग साइन ए प्लस बी से ओपन कर देते हैं। दिस विल बी साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस बी cos ओमेगा टी sin 5। cos ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी वाली टर्म्स जो है उनको सेपरेट कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं a प्लस बी cos 5 जो है, बिकॉज दिस इज नॉन हार्मोनिक टर्म्स एंड b sin 5 is also non harmonic। cos omega t is a harmonic and sin omega t is also oscillating term। सो a प्लस बी cos 5 को हम लोग a cos थीटा एंड b sin 5 को हम लोग a sin थीटा एज्यूम कर लेते हैं। दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, अगेन इसको मर्ज कर देते हैं sin a प्लस b में। सो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया y is equals to a sin omega t plus theta। Now we will find out the amplitude of resultant wave। So value of a, what will be the value of a? अगर हम लोग ये निकालना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा,
इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशन वी विल गेट ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a प्लस b cos फाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। एंड इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई एंड b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई के साथ b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई वाला टर्म जो है उसको ऐड कर देंगे। सो sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव तो 1 हो जाएगा और b स्क्वायर सिर्फ यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos फाइव। सिमिलरली अगर हम लोग इसका रूट ले लेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो डिफाइन होता है a इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंड ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड b। सो अगर इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, के को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अगर हम लोग i1 i2 इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस रूट ओवर i1 i2 cos फाइव। अगर हम लोगों को टेन फाई का वैल्यू निकालना है, दैट इज इसका मतलब हम लोगों को अगर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हम लोग यहाँ से a sin थीटा बाई a cos थीटा दैट विल बी टेन थीटा। सो दिस सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स b sin फाइव अपॉन a प्लस b cos फाइव। दैट इज वेरी इजी। अब हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट मींस मैक्सिमा की कंडीशन। हम लोग वो कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को अगर मैक्सिमम बनाना है तो हम लोगों को जो cos फाइव वाला टर्म है ये 1 करना पड़ेगा। इट मींस cos फाइव मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस 1 एंड दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो cos फाइव प्लस 1 होने के लिए फाइव का होना जरूरी है 2n पाई, तभी cos फाइव जो है वो प्लस 1 आ सकता है। ठीक है, सो इट मीन्स और फाइव इक्वल्स हो गया प्लस माइनस 2n पाई और यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर नंबर है। सिमिलरली हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, दिस इज फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग 2 पाई बाई लेमडा, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। सो 2n पाई वैल्यू पुट कर दिया 5 की जगह और डेल्टा x पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू n lambda. So constructive interference will occurs when the path difference is n lambda and the phase difference is plus minus 2n pi. So we can write here the constructive interference occurs when phase difference is even multiple of pi and integral multiple of 2 pi and path difference is an integral multiple of lambda. So अगर हम लोग यहाँ पे cos फाइव का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो फाइव इक्वल टू हम लोगों ने डाल दिया प्लस माइनस 2n पाई, तो ये हो गया 1। सो फॉर्मूला बन गया हमारे पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। सो इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं सो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। सो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी में हम लोग लिख सकते हैं cos फाइव को अगर 1 लिख दिया तो i1 प्लस i2 रूट ओवर i1 i2, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। सो अगर i1 और i2 को हम इक्वल लेंगे, बिकॉज a इज इक्वल टू b हमने लिया है तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी दोनों की, और दोनों को अगर i नोट ले लेते हैं सो इट विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वो होगी 4i नोट। Similarly, at the time of destructive interference, minima will be occurs and for minima अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो इक्वेशन है ये मिनिमम हो जाए तो उसके लिए हमको cos फाइव जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू -1 डालनी है। So cos फाइव विल बी -1 and this cos फाइव is equals to cos 2n plus 1 into pi। इस कंडीशन पे ही cos फाइव का वैल्यू -1 आ सकता है। सो इट मीन्स जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2n plus 1 into pi। सिमिलरली हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो पाथ डिफरेंस आएगा 2n plus 1 lambda by 2। इसका मतलब है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सो odd multiples of pi and path difference is the odd multiples of 2n plus pi। It means 3 lambda by 2 and it will be 3 pi and so on। So destructive interference जो है वो तब होगा जब एम्पलीट्यूड का वैल्यू में cos फाइव की वैल्यू हम लोग -1 डालें, उसके लिए फाइव का वैल्यू डालना होगा 2n plus 1 into pi। So it will be a
माइनस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, इट विल बी ए माइनस बी. So if A is equals to B, then A minimum is equals to 0. And सिमिलरली हम इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर. सो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I नोट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, सो इट विल बी 0. तो मिनिमम इंटेंसिटी आ गई 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी था 4 I नोट. तो अगर हम लोग दोनों को एक जगह अगर देखना चाहते हैं ग्राफिकली, तो जब दोनों का क्रेस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इट मींस एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो डिस्ट्रक्टिव एंड दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव. सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है और एग्जैक्टली मैच करता है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम लोग प्लॉट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट फाई, दैट इज फेज डिफरेंस, सो वो इस तरीके से आएगा. और इसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इक्वल है सभी जगह पे. जहाँ पे सब मैक्सिमा जो है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4 I नोट है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 है. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मिनिमम जहाँ मिलेगा जो कि ओड नंबर्स मल्टीपल होंगे पाई के, सो इट विल बी पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई एंड सो ऑन. सो वहाँ पे मिनिमा मिलता है और मैक्सिमा जो मिलेगा वो मिलेगा 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई एंड सो ऑन. सो अगर एवरेज हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो होगी आई मैक्स प्लस आई मिन बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 I नॉट. सो जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मिनिमम मिल रहा है और मैक्सिमम मिल रहा है, तो दोनों का मिला के जो होगा वो हो जाएगा 2 I नॉट. मतलब कहीं पे बीच में एक इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी मिल रही है. इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द एनर्जी कंजर्वेशन. सो इस ग्राफ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो हम लोग नोट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट है द फिगर्स, द फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ. जो फ्रिंजेस बन रही हैं यहाँ पे वो सभी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की है और वो सब के जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज 2 पाई. फ्रिंज विड्थ जो है वो 2 पाई है. एंड मैक्सिमा हैविंग इक्वल इंटेंसिटी, सारे के सारे जो मैक्सिमा हैं उनकी इक्वल इंटेंसिटी और वो है 4 I नॉट. All are the minimas are perfectly dark because the intensity at the minimas is 0. So minima पे अगर intensity 0 है तो वो perfectly dark होगा. And the phenomena of interference tends to conservation of energy because the maxima and minima एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. अगर मिनिमा पे 0 है तो मैक्सिमा पे 4 I नॉट. सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं. दैट इज सस्टेंडेड इंटरफेरेंस. सस्टेंडेड इंटरफेरेंस उस तरीके का इंटरफेरेंस है जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विद टाइम. इट्स कॉल्ड सस्टेंडेड इंटरफेरेंस और यही मैक्सिममली हम लोग स्टडी करते हैं सस्टेंडेड इंटरफेरेंस. सो कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कब होगा ये अगर हम लोग देखना चाहें, सो फर्स्ट कंडीशन है द टू वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी एज्यूम किया था y1 एंड y2 के केस में. सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट. सो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज किसको बोलते हैं ये भी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे. एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मे बी इक्वल और नियरली इक्वल. एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए. अगर थोड़ा ज़्यादा अलग हो जाएगा, ज़्यादा गैप हो जाएगा एम्पलीट्यूड में, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा. सो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज क्या होते हैं? व्हेन टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if they have same phase difference or zero phase difference or their relative phase is constant with respect to time. It means अगर दो लाइट सोर्सेज हैं और दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, इट मीन्स वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस तरीके के जो सोर्सेज होते हैं उसको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं. So coherent sources can be produced by two methods. First one is the division of wavefront and second one is the division of amplitude. Division of wavefront जो है उसके थ्रू जो coherent light source प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस से. लेकिन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस से हम लोग coherent light sources जनरेट करते हैं. इन दिस केस अ पॉइंट सोर्स इज यूज. पॉइंट सोर्स का यूज किया जाता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में एंड एक्सटेंडेड सोर्स का यूज किया जाता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में. इसके एग्जांपल हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेलॉर्ड्स सिंगल मिरर मेथड एंड फेजनल्स बाइप्रिज्म पायलट स्प्लिटिंग लेंस मेथड. इसमें से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो दिस इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वहाँ पे हो रहा है। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन्स रिंग मेथड। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थिन फिल्म मेथड एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी इसका एग्जांपल है। सो प्लीज़ लाइक एंड share, subscribe my YouTube channel. Thank you.